ये हैं सियालकोट के 3 नौजवान जिन्होंने रिज़्क कमाने की खातिर ऐसा सफ़र इख्तियार किया कि जिसमें पल पल मौत ही मौत है। पंजाब में इसे डंकी लगाना या गेम लगाना भी कहते हैं, यानी कि गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना। इस सफ़र में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने दिन पैदल चलना पड़ा, कितनी लाशें देखने को मिली और ये अपनी जान बचाकर वापस कैसे आए, जानिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप मीडिया पॉइंट और मैं हूं मियां मोहम्मद नदीम। मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट की तहसील पसरूल के एक नवाही गांव में, जहां पर 3 नौजवान यूरोप के ख्वाब अपने जहन में सजाए यहां से रवाना हुए और रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ, रास्ते में उन्होंने खौफनाक मंजर क्या दिखे, ये सारी कहानी उनसे ही जानते हैं। ये वो नौजवान हैं जो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यहाँ से निकले और यूरोप की तरफ से डंकी लगाकर, जिसे गेम लगाना भी कहते हैं, वो लगाकर वहाँ पर गए और अपनी जानें बचा कर वापस किस तरह आए हैं। रास्ते में इन्होंने खौफनाक सूरत क्या देखी, इनको खाने में हराम या हलाल देते थे, क्या मंजिर था, सारी कहानी इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भी? वजाहत। वजाहत बताएं कि जब आपने पैदल सफ़र स्टार्ट किया, दिन का सफ़र था, रात का सफ़र था, फिर रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या खौफनाक चीज़ें आपने देखी? दिन भी और रात भी पैदल ही सफ़र की है, टोटली पैदल की है, दिन को भी और रात को भी। रास्ते में बहुत सारे डेड बॉडियाँ थी पड़ी हुई थी, और उसके अलावा खाने को कुछ नहीं देते थे। सारा सारा दिन और सारी सारी रात पैदल चलना है, पानी भी कितने नहीं। दिन आपने कुछ खाया नहीं है? तकरीबन 3-3 4-4 दिन कुछ नहीं खाया। अच्छा, भूखे रहे हैं? भूखे रहे। कैसे गुजारा करते रहे हैं? गुजारा बस उधर से कुछ चीज़ मिल गई है तो खा के कर लिया थोड़ा बहुत। पानी कितने दिन बाद मिला आपको? पानी 2-2 दिन बाद भी मिला है, वो भी गंदा पानी मिला है छपड़ियों से, जो रास्ते में छपड़ियाँ आती हैं उनमें से। जेंट ने तो इधर से हमें कहा था जी बाई रोड है सारा सफ़र, इधर से गए हैं कोयटा तक, आगे से पैदल पैदल से फिर उसके बाद उन्होंने बहुत जलील किया है। सारा टोटली तकरीबन पैदल किया हमने सफ़र। यहाँ पर और भी नौजवान हैं, ये 3 नौजवान थे। नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए डंकी लगाकर, जिसे गेम लगाना भी कहते हैं, उसके ज़रिए बाहर गए। एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? अली हुसैन। अच्छा अली हसन, क्या हुआ, क्या ख्वाब थे जहन में, किस तरह आपने सोचा कि बाहर जाऊंगा, कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा? क्या दास्तान थी रास्ते में, खौफनाक चीज़ें क्या थी, मंजर क्या था, वो ज़रा खुल के बताओ। जेंट ने कहाँ से आपको पैसों का कहा और कितने पैसे आपने दिए और कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ? यहाँ से जब जेंट से हमारी बात हुई, कॉल पे मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि बिल्कुल टोटल जो सफ़र होगा तुम्हारा वो गाड़ी का होगा, तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा, किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी बातें सुन के मतलब उसने कहा था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से तुम लोगों को पहुँचाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उसने ना हमें हैंडल किया कि इनको ना मैं अपने शिकंजे में ले लूँ। हमें आगे के मंज़र का तो पता ही नहीं था, फ़र्स्ट टाइम था। तो जब यहाँ से हम निकले हैं, हमारा यहाँ से सफ़र था तकरीबन जो खौफनाक सफ़र है वो तो कोयटा से ही स्टार्ट हो जाता है। कोयटा तक हम यहाँ से गए हैं गाड़ियों के ज़रिए, वहाँ से एक उन्होंने पिकअप में बंद की है और हमें पहाड़ियों तक ले गए हैं। वहाँ आगे जो बॉर्डर क्रॉस करवाया है, जब हम वहाँ ईरान में पहुँचे हैं तो वहाँ टोटल जो सफ़र था वो पैदल था। पहाड़ियाँ मतलब जिधर को नज़र जाती थी पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते थे। अच्छा, कितने दिन पैदल चलते रहे हो? मैं तकरीबन जाते हुए तो मतलब कम हुआ था। जब वहाँ से पकड़े गए हैं ना हम, जाते हुए तो इतना ख़ास नहीं हुआ। जब वहाँ से हम पकड़े गए हैं, जो वापसी का था, जाते हुए ये होता है ना कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, ठीक है, तो उसको मेरे पैसे जो है ना वो पेमेंट उसको करनी है। वो उसको लालच होता है कि ये वहाँ पहुँचेगा मुझे पेमेंट कर देगा। वो पेमेंट करते हैं अवान शहर में, जो तुर्की का शहर है। तो मैं जाते हुए ईरान शहर से ना वापस आया था। वहाँ तक मेरे साथ ये हुआ कि मैं पहाड़ियों के रास्ते पैदल ही चला। गाड़ियों वाला तो कोई चक्कर नहीं था। अगर गाड़ी भी आती थी तो जो ड्राइवर होते थे उनसे अगर कोई बात भी होती है, वो अगर बैठाने लगते थे अच्छा, तभी मुझे ये मान। बताएं, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने ये सफ़र स्टार्ट किया, जब आपका पैदल सफ़र स्टार्ट हुआ था, तब आपने रास्ते में पहाड़ के रास्तों में क्या देखा? वो पहाड़ों के जो रास्ते थे वो तो अभी तक आँखों में ही हैं। वो तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं थी। चीज़ ये थी कि दिन भी वहीं गुज़रता था, रात भी वहीं गुज़रती थी, और इतना खौफ़नाक मंज़र था कि चीज़ें ये होती थी कि जो इंसानी जिस्म की जो हड्डियाँ होती हैं वो तक हमें ढांचे तक वहाँ पे मिले, जो हमने देखे कि अगर कोई यहाँ तक कि अभी जो ताज़ा तरीन जो पहले गेमें हो रही थी, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग थे, उनके भी कुछ बेहोश लोग भी वहाँ पड़े मिलते थे, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी साथ, और औरतें तक भी साथ डंकी लगा रही अच्छा, हैं। क्या डंकी लगाने के लिए औरतें और बच्चे भी जाते थे वहाँ पर? जी बिल्कुल, बच्चे भी साथ जाते थे। और यहाँ तक कि जो एक वाक़या हुआ था, एक पहाड़ी के ऊपर बैठे थे हम, नीचे चौकी थी उस पहाड़ी के, तो वहाँ एक औरत के ना उसका बच्चा था छोटा सा,
तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और उसको एजेंट ने बोला कि उसको चुप करवाओ। 2-3 दफ़ा उसने बोला, उस बंदी ने उसको चुप नहीं करवाया। तो उसके बाद उसको पकड़ के ना उस एजेंट ने उस बच्चे को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। उस माँ की गोद से उसको उठा के नीचे फेंक दिया। बच्चे को पहाड़ी के नीचे डाल दिया कि वो रो रहा था रो और रहा वो था। माँ डंकी लगाकर बाहर जा रही थी। बाहर जा अच्छा, रही ये औरतें कौन है? पाकिस्तान की औरतें थी या कौन औरतें ये थी? टोटल हमारे इधर पाकिस्तान से ज़्यादातर तो ये लड़के ही जाते हैं, मर्द हज़रात ही जाते हैं। वो अफ़गानी होती हैं। टोटल जितनी भी बंदियां थी तकरीबन, अगर हम 40 थे वो 60 थी। टोटल 100 की गेम थी। हमारे जो साथ में टोली थी ना 100 थे। 60 बंदियां थी, औरतें थी और 40 हम लड़के थे। अच्छा, ये गेम क्या है? इससे की फार्मूला है? क्या नाम इन्होंने रखा हुआ है? इन्होंने गेम ही, इसका नाम गेम ही रखा हुआ है ना, कि होता है इसमें ये है कि यहाँ से वो निकलवाते हैं रास्ते में, मामला जो भी हों। एक और बात ये होती है कि यहाँ से कोयटे तक उसने हमारे साथ बात भी की है, कॉल भी हुई है, हर तरीके से उसने हमें हैंडल किया। लेकिन जब हम ईरान में इंटर हुए, कॉलें करते रहे हैं उसको, अलग अलग नंबरों से भी कॉलें की हैं, उसने हमें एक कॉल का जवाब तक भी नहीं दिया। तो अगर हम पंजगुर बॉर्डर से आगे ईरान के शहर में गए हैं ना, वहाँ एक छोटे से कमरे में हमें बंद कर दिया। वो जो वहाँ पे एजेंट है उसने वहाँ से उठाना है, अगले एजेंट को दे देना है। उसको सेफ कहते हैं। उसको सेफ कहते हैं। तो उस सेफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती थी कि हमें ज़ुबान तो उनकी आती नहीं थी। वो एजेंट जब आता था, अगर हम सोए हैं तो फिर भी वो आते ही मारने लग जाता था, बात कोई नहीं करता था। एजेंट मारता था? हाँ, वो जो ईरानी एजेंट था। और अगर जाग रहे हैं तो उसने बोलना सोए नहीं, वो फिर भी मारने लग जाता था। अगर ऊंचा बोले हैं फिर भी मारने तो लग कितने दिन तक तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे आप? ये तकरीबन मेरा जो था ये तो 20-21 दिन हो गए थे। 20-21 दिन अच्छा, यही खाना चलता रहा। आपको मिलता था वहाँ पे? खाना वो तो किस्मत से ही मिल जाता था, देते। और वो जो रोटियां थी वो इतनी इतनी तो बड़ी रोटियां होती थी, और ये उबला हुआ लोबिया, वो जब ढक्कन खोलते थे तो उसमें से इतनी स्मेल आती। हमारे यहाँ के खाने और थे, उनका निज़ाम कुछ और था, और नाकस तरीन खाना हमें दिया अच्छा, मुझे जाता ये था। बताओ कि आप कहाँ तक लास्ट तक पहुँच गए और फिर पकड़े कैसे गए और वापस कैसे आए? हुआ ये था कि जब अवान शहर में पेमेंटें होती हैं ना, उसके बाद आगे जो होता है ना, वो एजेंट जो होते हैं उनके जो उनको पैसे मिल गए होते हैं, उनको फ़िक्र नहीं होती। वहाँ से वो फिर से दोबारा बंदे को पकड़वाते हैं कि यहाँ से अगर पकड़वा के हम इनको पीछे ईरान भेजेंगे ना, वहाँ से इनको फिर आगे लाने का हम 30-40 हज़ार रुपया ले लेंगे। वो वहाँ से जानबूझ के पकड़वाते हैं कि ये पीछे जाएँ, इनको फिर लेके आएँ। ये चीज़ होती है, वो जानबूझ के ही पकड़वाते हैं। अच्छा, एजेंट खुद लेकर जाते हैं और खुद बाद में रास्ते में पकड़ा देते हैं कि हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे और आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। वो अब पहली बात तो उनका कोई बंदा जो साथ होता है वो भी पीछे रह जाता है। वो हमें ये बोलते थे। अपनी जान बचा के कैसे वापस आए हो? ये तो जब मैं वापस आया तो ना तो मेरा एजेंट से रब्ता था। तकरीबन 11 दिन बाद तो मेरे घर वालों से मेरा रब्ता हुआ था। मेरे घर वालों से भी मेरा कोई रब्ता नहीं था। उनको भी ये नहीं पता था कि बंदा मतलब ज़िंदा भी है क्या, किस हाल में है, क्या सूरत हाल है। तो वहाँ से जब हम निकले तो मैं वो एजेंट से रब्ता किया। उसने मुझसे और पैसों की मांग की, अगर तुम वापस जाना है, नहीं तो मैं पैसे दो, नहीं तो यहाँ ही पड़े रहोगे। 11 दिन का सफ़र था हमारा, दिन रात। 11 दिन पैदल चलते रहे हैं? 11 दिन पहाड़ों में ही चलते रहे हैं, और पहाड़ियाँ ऐसी थी कि ख़त्म ही नहीं होती थी। और भूख प्यास से हालत इतनी बुरी हो गई थी कि कुछ ना खाने को मिलता था ना पीने को। पानी एक छपड़ी, मतलब गंदी छपड़ी का पानी मिला, उसको भी अपनी शर्ट से ना मैंने ऐसे वो निचोड़ के उसको साफ़ करके ना वो पिया। पानी तक नहीं मिलता था। अच्छा, मुझे बताएं कि जो डंकी लगाकर लोग बाहर जा रहे हैं, नौजवान, अब भी नौजवान जा रहे हैं इतने हादसे होने के बावजूद भी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने तो सारा सफ़र देखा है, खौफनाक चीज़ें देखी हैं, क्या पैगाम है आपका? बिल्कुल, ये चीज़ तो है, अभी तक भी लोग जा रहे हैं, लेकिन जो एक दफ़ा चला जाता है वो दोबारा नहीं कोशिश करता कि जाया जाए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में रह के आपको किसी छोटे से छोटा काम भी करना, यहाँ तक होता है सबसे निचले तबके का काम यही होता है ना कि जूते जो हैं वो गांठने पड़ जाए ना, तो वो भी गांठ लो। लेकिन ये डंकी वाला जो सीन है ना, जान से आगे कुछ भी नहीं है। डंकी वाला सीन बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैं तो यही कहूँगा कि खुदारा वहाँ जाने के बजाय यहाँ कोई छोटा मोटा काम कर लो, मजदूरी कर लो, लेकिन वहाँ जाने के ख्वाब जो है ना वो छोड़ दें। हज़ारों नौजवान हैं जिनके अभी भी ख्वाब हैं कि डंकी लगाएं और बाहर जाएं और अपना जो मुस्तकबिल है वो बनाएं, लेकिन जो डंकी लगाकर नौजवान वापस आए हैं उनका ये कहना है कि खुदारा 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 हाथ जोड़ते हैं आपसे कि ये डंकी लगाने वाले और गेम के सिलसिले में ना आए, क्योंकि वहाँ से जो लोग वापस आते हैं वो किस्मत वाले लोग हैं, जो चंद लोग वापस आते हैं, वरना यहाँ पर वहाँ से आने वाले जो लोग हैं उनकी सिर्फ डेड बॉडी आती है। सारी कहानी से ये सबक हमें भी और जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी सीखना चाहिए कि जो डंकी लगाने वाला, जो गेम वाला काम है वो बिल्कुल भी ना करना चाहिए। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।